नमस्कार, मैं कुमार प्रमोद और बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट बिहार झारखंड पर। बिहार में विधानसभा चुनाव की गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं। सियासी ड्रामे लगातार तेज होते जा रहे हैं और जो कुछ सियासी गतिविधियां हो रही हैं, जो कुछ सियासी उलटफेर हो रहा है, जो कुछ सियासी हेरा फेरी हो रही है, ये भी हम कह सकते हैं, उसकी हर खबर पहुंचाने हम आपके सामने आते हैं। और आज एक बार फिर से हम आपके सामने हाजिर हैं। चर्चा आज हम करेंगे असदुद्दीन ओवैसी की, हैदराबाद वाले ओवैसी की। देश में अब शायद किसी को बताने की ज़रूरत है कि ओवैसी कौन है, कौन सी सियासत कर रहे हैं, उस सियासत से नफ़ा नुकसान जो हो रहा है वो किसका हो रहा है, ये बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। पिछले एक दशक में असदुद्दीन ओवैसी देश के सबसे चर्चित राजनेताओं में से एक रहे हैं। वो नहीं, उनके भाई भी हैं छोटे ओवैसी, उनके बयान कुछ ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। उनकी पार्टी के दूसरे नेताओं के बयान वो भी कम चर्चा में नहीं रहे हैं। लेकिन खैर, हम बात करने बैठे हैं ओवैसी की बिहार में जो रणनीति है उस पर। हम आपको ये बताने बैठे हैं कि ओवैसी का गेम प्लान क्या है। 2020 के विधानसभा चुनाव में ओवैसी बिहार में क्या करने जा रहे हैं। दरअसल ओवैसी आज पटना में थे, बिहार में थे, बिहार की राजधानी पटना में थे। सुबह आए, यहाँ अपनी पार्टी के नेताओं के साथ बैठक की, एक नया गठबंधन बनाया और उसके बाद शाम होते ही फिर वापस दिल्ली निकल लिए। ओवैसी कह रहे हैं कि बिहार में इस दफ़ा वो चेंज करने, परिवर्तन करने आए हैं। लेकिन हमें जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि ओवैसी बिहार में जीतने नहीं आए हैं, ओवैसी हारने आए हैं, हरवाने आए हैं। शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, हारने आए हैं, हरवाने आए हैं। खुद जीतने नहीं आए हैं, दूसरे को जिताने आए हैं, जो हमें जो दिख रहा है। और ओवैसी का जो पूरा गेम प्लान है वो हम आपके सामने आज रखेंगे। पूरी उनकी जो रणनीति है बिहार को लेकर, वो हम आपको समझाना चाहते हैं कि यार आखिरकार ओवैसी कौन सा खेल खेल रहे हैं, ओवैसी क्या करना चाहते हैं। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने आज बिहार में एक नया फ्रंट बनाया, एक नया मोर्चा बनाया। उनका प्रेस रिलीज एक हमारे हाथ में है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था, एक प्रेस रिलीज हमारे हाथ में है। उनका कहना है कि उन्होंने यहाँ एक पार्टी, आप में से मुझे उम्मीद है कि ज़्यादातर लोग उसका नाम भी नहीं जानते होंगे, लेकिन उस पार्टी का नाम हम बता देते हैं। उस पार्टी का नाम है समाजवादी जनता दल डी, डेमोक्रेटिक। उसके साथ गठबंधन बनाया है और इसमें और लोगों को जोड़ेंगे और इस गठबंधन का नाम है संयुक्त जनतांत्रिक सेक्युलर गठबंधन, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेक्युलर अलायंस। ये ओवैसी ने बनाया है और अब उनका कहना है कि इस अलायंस, इस गठबंधन के तहत वो पूरे बिहार में इस विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और अपनी ताकत दिखाएंगे। और बिहार में ऐसी ताकत दिखाएंगे कि फिर जो वो चाहते हैं, जो उनका एजेंडा है, उस एजेंडे पर सरकार काम करेगी। ये ओवैसी का दावा है। लेकिन हम आपको बताने जा रहे हैं कि ओवैसी चाहते, एक्चुअली हकीकतन चाहते क्या है, उनके इरादे क्या हैं, उनकी नज़र कहाँ पर है, वो क्या करना चाहते हैं। हम जो आपको पहले कह रहे थे कि वो जीतने नहीं आए हैं, किसी को जिताने आए हैं, वो हारने आए हैं और उसके साथ साथ किसी और को हराने आए हैं। हम आपको पूरी कहानी सुनाते हैं। ये सिलसिला ओवैसी का बिहार में जो सियासत है ओवैसी की, उसकी शुरुआत जो है 2015 में हुई थी। मैं किशनगंज में उस समय था। ओवैसी किशनगंज के एक होटल में पूरा डेरा डाल के जमे थे। मैंने उस समय उनसे सवाल पूछा था कि आप क्या करने आए हैं। 2015 में ओवैसी
बिहार की 6 विधानसभा सीटों पर जो सीमांचल इलाके में, जिसको कहा जाता है कि वो मुस्लिम बहुल इलाके हैं, वहाँ पर ओवैसी ने 6 उम्मीदवारों को चुनाव लड़वाया था। 2015 में उनके 6 में से 5 उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। एक सीट पर जमानत बची थी, जीता कोई नहीं था। एक सीट जो उनके अभी मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं, अख्तरुल ईमान नाम है उनका, तो अख्तरुल ईमान कोचाधामन से, किशनगंज के कोचाधामन से चुनाव लड़ रहे थे। वहां से वो पहले जेडीयू के विधायक रह चुके थे। तो अख्तरुल ईमान कोचाधामन सीट पर उनकी जमानत बच गई थी और हार तो उनकी हुई ही थी, लेकिन उनकी जमानत बच गई थी। 6 में से 5 सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई थी। लेकिन 2015 के बाद उनकी राजनीति बिहार में ख़त्म नहीं हुई। सीमांचल के, खासकर किशनगंज के इलाके में, जहाँ से उनके प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान आते हैं, जो कि विधायक रह चुके हैं वहाँ से, वो लगातार सीमांचल के इलाके में, खासकर किशनगंज में, वो लगातार उनकी गतिविधियां जारी रही। और 2019 का जब लोकसभा चुनाव हो रहा था तो उनको लगा कि हमने पर्याप्त पैठ बना ली है। 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ तो किशनगंज में ओवैसी के उम्मीदवार अख्तरुल ईमान को 2,95,000, तकरीबन 3 लाख वोट आए। और हालत क्या हुई, वो एकमात्र हम आपको बता दें कि किशनगंज एकमात्र ऐसी सीट है जहां से बिहार में विपक्ष का, यानी कांग्रेस का उम्मीदवार जीता था। और उस उम्मीदवार को जीतने में, कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद को जीतने में पसीने छूट गए थे। मोहम्मद जावेद जैसे तैसे जीते। हम आपको बता दें कि वो जो सीट है, किशनगंज सीट है, कहा जाता है कि वहाँ 70% से ज़्यादा मुसलमानों की तादाद है। और उस सीट पर ओवैसी के उम्मीदवार को इतना वोट मिलने का मतलब ये हुआ कि हारते हारते बचे 40 की 40 सीटें एनडीए कब्जे में चली जाती। लेकिन उस सीट पर मोहम्मद जावेद जैसे तैसे जीते, कांग्रेस के उम्मीदवार, इसलिए क्योंकि ओवैसी के उम्मीदवार को इतने वोट आ गए थे जिससे उनके पसीने चलने लगे थे। कांग्रेस उम्मीदवार के पसीने छूट गए थे उनको, आप ये कह सकते हैं। तो बिहार उसके बाद 2019 में जब वो सीट खाली हुई, जिस सीट से विधायक थे कांग्रेस के, जो सांसद बने किशनगंज से, उनकी सीट खाली हुई। किशनगंज सीट से, वो विधानसभा सीट से वो विधायक थे। और वहाँ पर पहली दफ़ा जब उपचुनाव हुआ 2019 में, तो पहली दफ़ा ओवैसी का उम्मीदवार चुनाव जीत गया। उपचुनाव में पहली सफलता। और ओवैसी के बिहार विधानसभा में ओवैसी के उम्मीदवार, ओवैसी के विधायक हैं। और पहली दफ़ा वहाँ ओवैसी का विधायक जो है वो चुनाव जीता बिहार में। पहली दफ़ा AIMIM को बिहार विधानसभा में प्रतिनिधित्व मिला। और वहाँ जो AIMIM के उम्मीदवार थे वो चुनाव जीते। तो उसके बाद हम आपको बता दें कि किशनगंज सीट जो है विधानसभा सीट भी है, वो सीट जो है विधानसभा सीट की बात करें, वहाँ भी जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनकी तादाद 60% से ज़्यादा बताई जाती है विधानसभा सीट की। पूरे लोकसभा सीट की बात करें तो वहाँ 70% से ज़्यादा लोग कहते हैं मुसलमान वोटर हैं। और विधानसभा सीट जो किशनगंज विधानसभा सीट है, वहाँ भी 60% से ज़्यादा मुसलमान हैं। ऑब्वियस है, उस सीट से लगातार जब कभी मुसलमान वोटरों में विभाजन हुआ तभी इक्का दुक्का बार को दूसरा जीत पाया, अन्यथा हर बार वहाँ पर मुस्लिम प्रत्याशी ही जीतते रहे हैं। ओवैसी इस बार कह रहे हैं कि हम गठबंधन अलायंस बनाकर चुनाव जीतेंगे। अब उनकी हम कहानी बताते हैं वो करना क्या चाहते हैं। पहली बात, अलायंस उन्होंने किसके साथ बनाया है? देवेंद्र प्रसाद यादव की पार्टी। देवेंद्र प्रसाद यादव आरजेडी में हुआ करते थे और आरजेडी में जब थे, जेडीयू में थे, उससे पहले जेडी जनता दल था उसमें थे। और जब जनता दल की सरकार बनी थी, वीपी सिंह की सरकार बनी थी, तो उस दौर में वो केंद्रीय मंत्री बनाए गए थे। लेकिन बाद में लालू प्रसाद यादव से उनकी पटरी बैठी नहीं
और लालू प्रसाद यादव की पार्टी से उनको बाहर होना पड़ा। उसके बाद वो कई पार्टियों में घूमते रहे। हालिया दिनों तक, पिछले लोकसभा चुनाव के पहले तक, वो समाजवादी पार्टी जो मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव की पार्टी है, उसके प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। बाद में उन्होंने खुद एक नई पार्टी बना ली, समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, और उससे चुनाव लड़ा। उन्होंने एक सीट पर चुनाव लड़ी ये पार्टी बिहार में। और बिहार के लोकसभा चुनाव में, 2019 के लोकसभा चुनाव में देवेंद्र प्रसाद यादव को 25,000 वोट आए उस सीट से, झंझारपुर सीट से, जहां से वो पहले से सांसद रह चुके हैं कई दफा। जहां सांसद रहते वो केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वहां पर उनको वोट आया 25,000। तो पूरे बिहार में जिस पार्टी को 25,000 सीट आया, वोट आया, उस पार्टी के साथ मिलकर ओवैसी ये कह रहे हैं कि बिहार में हम परिवर्तन ला देंगे। परिवर्तन लाने का इरादा है नहीं। मामला बिहार के 47 ऐसी सीटों का है जो जहां पर मुसलमान वोटर निर्णायक हैं। उनके वोट से ये फैसला होता है कि कौन जीतेगा, कौन हारेगा। हम आपको बता दें, आप देखिए आंकड़ों को देखिए, और हमने जो पूरी जो पड़ताल की, तो बिहार में जो है 11 सीटें ऐसी हैं जहां पर मुसलमान वोटरों की तादाद 40% से ज़्यादा है। यानी सिर्फ मुस्लिम वोटर जो है किसी एक उम्मीदवार को वोट दे दे तो वो आराम से जीत जाएगा, उसको किसी दूसरे वोट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 11 सीटें ऐसी हैं। 6 सीटें ऐसी है बिहार में जहां पर मुस्लिम वोटर की तादाद 30 से 40% है। यानी 17 सीट ऐसी है कुल मिलाकर जहां पर मुस्लिम वोटरों की तादाद 30% से ज़्यादा है, 50, 60, 70% तक। और बाकी 30 सीट ऐसी है जहां पर मुस्लिम वोटरों की तादाद 20 से 30% के बीच है। सारा खेल इन्हीं सीटों का, इन्हीं 47 सीटों का है। हम 2015 के रिजल्ट को देखते हैं। 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव के रिजल्ट को देखते हैं। हमने देखा कि इन 47 सीटों में से जो मुस्लिम वोटरों के प्रभाव वाले सीट माने जाते हैं, ये माने जाते हैं कि वह मुस्लिम वोटर निर्णायक हैं, उन सीटों में से 47 सीटों में से 35 सीटें जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस के अलायंस ने जीत लिया था। कहीं पर कई 12 जगहों पर मुस्लिम वोटरों के खिलाफ गोलबंदी हुई बीजेपी या बीजेपी की सहयोगी पार्टियों के पक्ष में, तो 12 सीटें ऐसी रही जहां पर बीजेपी या उसकी सहयोगी पार्टी चुनाव जीती। खेल वही है। दरअसल जून में हमने देखा, जून में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इसी जून में, अभी 2-3 महीना पहले, ये ऐलान किया था कि उनकी पार्टी ने 32 सीटों की पहचान कर ली है, 32, जहां पर वो 22 जिले में 32 सीटें, उसकी बाकायदा सूची जारी कर दी थी। अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने सूची जारी कर दी थी। उन्होंने कहा कि हम 32 सीटों की पहचान हम कर चुके हैं जहां पर हमारी पार्टी चुनाव लड़ेगी। अब वो कह रहे हैं कि हम एक अलायंस बनाकर, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक सेकुलर अलायंस बनाकर हम पूरे बिहार में चुनाव लड़ेंगे। मकसद ये है कि मुस्लिम तबके का वोट जो किसी एक खास गठबंधन या किसी खास पार्टी का वोट बैंक माना जाता है, उसमें जबरदस्त सेंध लगाई जाए। दरअसल बिहार में बमुश्किल ओवैसी की पार्टी को अगर मुसलमानों का पूरा वोट मिल जाए, जो उनकी छवि है, होगा ये कि जैसे उनकी पार्टी के पक्ष में मुसलमानों की गोलबंदी होगी तो उसके जवाब में दूसरे पक्ष की गोलबंदी होगी। तो अगर मुस्लिम का पूरा वोट उनको किसी सीट पर मिल भी जाए तो वह मुश्किल 4-5 सीटें ऐसी होंगी जो ओवैसी की पार्टी जीत सकती है। देवेंद्र प्रसाद यादव और उनकी पार्टी समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक, इसका आधार कहाँ है? मैं तो कह रहा हूं कि आप में से ज़्यादातर लोगों ने उसका नाम नहीं सुना होगा, और वो पार्टी वोट दिलवा पाएगी, इसकी परिकल्पना करना बेमानी है। ओवैसी कह रहे हैं हम अपने मोर्चे को बढ़ाएंगे। कौन लोग आएंगे उसमें? नागबनी। आधार उनका क्या है?
ये बताने की ज़रूरत नहीं है। कौन लोग आएंगे? ये चर्चा की जा रही है कि शरद यादव अभी जेडीयू माफ़ करेंगे आरजेडी से नाराज़ हैं। हो सकता है वो कोशिश कर रहे हैं कि हम फिर से पुराने घर जेडीयू में वापसी कर लें, अगर वहाँ भी जगह न मिलेगी तो फिर ओवैसी की पार्टी में जुड़ सकते हैं। आधार क्या है उनका? कड़े शब्दों का प्रयोग करना चाहिए नहीं, लेकिन ये सब क्या है? फूके हुए कारतूस माने जाते हैं, सियासत के फूके हुए कारतूस। तो इनके भरोसे तो वोट मिलने से रहा। ओवैसी ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं मुसलमानों के बीच में कि हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ और पार्टियां हैं, ताकि मुसलमानों का ज़्यादातर वोट जो है वो उनको मिल सके। और 47 सीट ऐसी है बिहार विधानसभा की जहां पर अगर मुसलमानों का वोट ओवैसी की पार्टी को जाता है तो रिजल्ट बदल जाएगा, इसमें कोई शक शुबा नहीं रखना चाहिए। तो फायदा किसको होगा, ये बताने की जरूरत है। आज ही देखिए ओवैसी बिहार में थे और आज ही नीतीश कुमार अपनी पार्टी के खास एक एमएलसी, उनको जिम्मा नीतीश कुमार ने सौंपा कि वो मुसलमानों के बीच डिजिटल रैली करके ये बताएं कि मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार ने क्या काम किया है। खैर वो कितना सक्सेसफुल हुआ इसकी पड़ताल करके हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल ओवैसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। ओवैसी अगर मुस्लिम का वोट काटते हैं और पर्याप्त संख्या में काटते हैं तो फायदा किसको होने जा रहा है, नुकसान किसको होने जा रहा है, यह बताने की जरूरत है। और ओवैसी क्या गेम खेल रहा है यह बताने की जरूरत है आपको। तो बिहार विधानसभा चुनाव में जो ओवैसी यहां गठबंधन बनाकर लड़ने की बात कर रहे हैं उसका मतलब क्या है, यह आपको बताने की जरूरत अब नहीं होगी। कुल मिलाकर ओवैसी जितना वोट काटेंगे, हमने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव में उनके उम्मीदवार ने, एकमात्र उम्मीदवार ने, अख्तरुल ईमान ने किशनगंज में पर्याप्त संख्या में वोट लाया। नतीजा ये हुआ कि जो कांग्रेस के उम्मीदवार, जो एकमात्र सीट जो यहाँ पर विपक्षी पार्टी को आई, वो कांग्रेस के उम्मीदवार मोहम्मद जावेद जो है वो किसी तरीके से येन केन प्रकारेण जीत पाए। किशनगंज से हारने की स्थिति बन गई थी उनकी 70% मुसलमानों की आबादी वाले लोकसभा क्षेत्र में। तो ओवैसी अगर वोट लाएंगे तो नुकसान किसको होगा ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। और ओवैसी, हमने आपको यह भी बताया कि ओवैसी खूब मेहनत कर लेंगे, ओवैसी खूब मुसलमानों का वोट ले आएंगे तो बिहार में 4 से 5 ऐसी सीटें हैं जहां पर ओवैसी का उम्मीदवार जीत पाएगा। अब बाकी वो कहते हैं गठबंधन बनाएंगे तो देवेंद्र प्रसाद यादव, नागमणि, शरद यादव की बात करें, शरद यादव की ओर से पुष्टि नहीं हुई है लेकिन नागमणि बराबर उनसे मिलते रहे। इन नेताओं के भरोसे कितना वोट मिलेगा ये बताने की जरूरत है क्या? इसलिए हमने शुरू में कहा कि ओवैसी का गेम क्या है। ओवैसी जीतने नहीं आए हैं, जिताने आए हैं। ओवैसी हारने आए हैं, साथ साथ किसी और को हराने आए हैं। ये सामान्य सी बात नहीं है। और एक बात और कि जहां ओवैसी जाएंगे वहां पर गोलबंदी होगी। अब सपोज नुकसान किसका होगा, 40% अगर मुसलमानों की किसी क्षेत्र में आबादी है और वहाँ पर गोलबंदी होती है और बाकी 60% एक हो जाता है तो नुकसान किसका होने जा रहा है? ओवैसी की इस पॉलिटिक्स का नुकसान जो है वो बिहार के मुसलमानों को भी कहीं ना कहीं होने जा रहा है। दरअसल हम देखते हैं कि बिहार में मुसलमानों की क्या स्थिति रही है। तो बिहार में जो है मुसलमानों की स्थिति ये रही है कि सबसे ज़्यादा जो सीट उनको जो आया है वो सीट 2015 के चुनाव में, उसमें उनको सबसे ज़्यादा हालिया दिनों में 2000 के बाद हमने देखा कि 2015 के चुनाव में जो 24 मुसलमान विधायक जीत कर आए। चूंकि जो हिंदू मुस्लिम की गोलबंदी थी उस समय बीजेपी की, उसको लालू प्रसाद यादव ने उसको तोड़ा था। लालू प्रसाद यादव की रणनीति काम कर रही थी, उन्होंने उसको तोड़ा था। तो 2000 के बाद 15 साल बाद 2015 में
24 मुसलमान यहाँ से जीत कर आए थे। और ओवैसी की कोशिशें अगर सफल होती है, 22 जिलों में कह रहे हैं 32 सीटों पर हम उम्मीदवार उतारेंगे, एक जिले की पॉलिटिक्स एक सीट से भी प्रभावित होती है, तो नतीजा क्या होगा? गोलबंदी होगी। अगर आप मुसलमानों की गोलबंदी कराएंगे, उसके विपक्ष में दूसरी गोलबंदी होगी। नुकसान किसका होगा? मुसलमानों का। ये बताने की ज़रूरत नहीं है। पॉलिटिकली नुकसान किसको होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं, किस पार्टी किस गठबंधन को होगा ये बताने की ज़रूरत नहीं है। और 47 सीटें अगर प्रभावित होती है, 47 सीट, आप यकीन मान लीजिए, सादे कागज़ पर लिखवा लीजिए, आप ये दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ लीजिए। बिहार विधानसभा चुनाव में फ़िलहाल जो स्थिति है उस पर इतना बड़ा ह्यूज गैप दो पार्टियों के बीच नहीं रहने जा रहा है कि 100 सीटों का मार्जिन है दोनों पार्टियों के बीच में, जिसमें 47 सीट अगर गड़बड़ा भी जाए तो कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ होने जा नहीं रहा है। तो 47 सीट अगर किसी एक गठबंधन से निकलकर दूसरे गठबंधन के पास चली आती है तो सरकार उसकी बन जाएगी। खेल बड़ा है, बड़ा खेल करने ओवैसी आए हैं। देखना यह है कि उनका ये खेल किस हद तक कहां तक सफल हो पाता है, लेकिन गेम यही है, गेम प्लान यही है। खैर, बिहार विधानसभा चुनाव में अभी वक्त है, दो महीने कम से कम वक्त है बिहार विधानसभा चुनाव में। देखना होगा कि वो जो कोशिश कवायद कर रहे हैं उसका कितना असर पड़ता है। क्या वाकई मुसलमानों का जो बड़ा वोट तबका है वो ओवैसी के साथ जाएगा? एक बात और अहम बात है कि ओवैसी कह रहे थे कि वो शेड्यूल कास्ट के वोटरों को भी अपने साथ जोड़ेंगे। तो देश में कहीं उनका ये प्रयोग सफल नहीं हुआ है। हमने 2015 के चुनाव में भी देखा कि ओवैसी शेड्यूल कास्ट के एक सीट पर उन्होंने एक हिंदू उम्मीदवार शेड्यूल कास्ट के उम्मीदवार को खड़ा किया था, और रानीगंज वो क्षेत्र था जहाँ से उन्होंने उम्मीदवार को, हिंदू उम्मीदवार को, शेड्यूल कास्ट से आने वाले उम्मीदवार को खड़ा किया था। वो सुरक्षित सीट है, लेकिन उनके उम्मीदवार को सिर्फ और सिर्फ 2015 की बात मैं कह रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ 1600 वोट आया था, 1600 वोट आया था। तो ये मान लेना कि शेड्यूल कास्ट का जो वोट है वो ओवैसी के साथ जुड़ जाएगा, ये देश में कहीं हुआ नहीं, बिहार में संभव हो पाएगा, ये भी ओवैसी की परिकल्पना और ओवैसी की आशावादिता हो सकती है। हमारे नज़र में ये आशावादिता कहीं से भी हकीकत और में सफल सही साबित होने वाली नहीं है। तो बड़ा गेम प्लान है ओवैसी का। बार बार ये आरोप लगता रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में कि उनका मकसद होता है ओवैसी जहाँ जाते हैं, जहाँ बढ़ते हैं, वहाँ पर बीजेपी बढ़ जाती है। अब तेलंगाना में देख लीजिए, हैदराबाद ओवैसी अगढ़ है, वहाँ से बीजेपी का एकमात्र जो विधायक चुने गए वो हैदराबाद से ही चुने गए, हैदराबाद शहर की सीट से ही चुने गए। बीजेपी को फ़ायदा हो गया ना, एक भी पूरे राज्य में कहीं भी उम्मीदवार नहीं है, कहीं भी उनका विधायक नहीं है, एकमात्र विधायक हैदराबाद में। तो ये बार बार कहा जाता है विपक्षी पार्टियों की ओर से भी कि ओवैसी की रणनीति ये है कि बीजेपी जहाँ वो जाते हैं, जहाँ उनका प्रभाव पड़ता, वहाँ पर बीजेपी का भी प्रभाव बढ़ जाता है, गोलबंदी उसके पक्ष में होने लगती है। तो देखना होगा ओवैसी की जो पॉलिटिक्स है, ओवैसी की जो रणनीति है वो कहाँ तक सफल हो पाती है। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में बड़ा गेम लेकर वो आए हैं, और ये गेम कहाँ तक सक्सेसफुल होगा इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना होगा हमको। फिलहाल हमने आपको ओवैसी की रणनीति समझा दी, आगे भी दूसरी पार्टियों की भी रणनीति, दूसरे पार्टियों की भी जो दूसरे पार्टियों की कवायद चल रही है बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर, वो हम आपको बताते रहेंगे। और हम आपको बार बार कहते हैं कि जो हम आपको बताते हैं वो कोई नहीं बताएगा। विज्ञापनों की तादाद अखबारों में देख लीजिए, और कैसे कैसे विज्ञापन छप रहे हैं वो भी देख लीजिए, उनसे कितने पैसे आ रहे होंगे ये भी समझ लीजिए। तो जहाँ से पैसे आ रहे हैं वहाँ से आप क्या समझ रहे हैं कि उसके बारे में कोई निगेटिव खबर छपेगी तो ये आप घोर आशावादी हो जाइएगा। आप चैनल्स को देख लीजिए, जो कुछ खेल है वो आपके सामने दिख जाएगा। और ये जो वेब न्यूज़, जो यूट्यूब चैनल्स हैं, इनकी स्थिति क्या है ये बताने की ज़रूरत है नहीं।
तो हम 10-20 हज़ार नहीं, 10-20 लाख और 10-20 करोड़ में बिकने वाले नहीं हैं। हमारी पूंजी यही है कि जनता, पब्लिक हम पर भरोसा करती है, दर्शक हमारे हम पर भरोसा करते हैं, और इसी भरोसे के सहारे हम आप तक सही खबर पहुंचाने की कोशिश करते हैं। हमारे ऊपर न पैसे का दबाव है, न हमारे ऊपर पावर का दबाव है, और न कोई पॉलिटिक्स हमको प्रभावित कर सकती है। तो हम ऐसी तमाम खबर आप तक पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ बने रहिएगा, हमको अपना समर्थन, प्यार, स्नेह देते रहिएगा। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे ट्विटर हैंडल को फॉलो करिए, और हमारे वेब पेज www.firstbihar.com पर जाइए। असली खबरों को, असली खबरों को, खबर वो होती है जो छिपाई जाती है, जो बताई नहीं जाती है। तो हम आपको वो बताते हैं जो छिपाते हैं लोग आपसे, जो पावर में है, जो पॉलिटिक्स में है, वो आपसे छिपाते हैं, हम आप तक वही खबर पहुंचाते हैं। तो हमको इसी तरीके से हमको स्नेह देते रहिए, और हम आप तक खबर पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल आज ओवैसी कहानी यही समाप्त होती है। कल फिर से बैठेंगे किसी नई कहानी को लेकर। तब तक के लिए दीजिए हमारी इजाज़त। नमस्कार।